ये हम कहते हैं। यानी अपने मन की, अपने शील की अमीरी के साथ साथ भौतिक अमीरी दोनों को हम मानते हैं। उसके बल पर मनुष्य जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त करता है। उस समृद्धि का रंग हरा रंग है। और हम जो कुछ करेंगे उसका आधार क्या होगा, अधिष्ठान क्या होगा? तो बीच में धर्म चक्र है, 16 आरोह धम्म चक्र। हमारे जीवन का अधिष्ठान, सबके जीवन की अधिष्ठान करने वाला, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सबको आनंद देने वाला, आनंद में रहने वाला, चराचर सृष्टि की धारणा जिसके कारण होती है, ऐसा जीवन का संतुलन, जीवन का अनुशासन, जिसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया है, वह धर्म केंद्रित हमारे सारे प्रयास होंगे। ये हम झंडा वंदन करते उस समय हमको सोचना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ये तो सब जगह एक ही मान्यता है, सुख के लिए आदमी जीता है, दुख से दूर भागता है, सुख की ओर बढ़ता है। जितना सुखी उतना आनंदी। लेकिन भारत में हमारे मनुष्यों ने जो अनुभव किया वो थोड़ा आगे का है। दुनिया वहां तक नहीं पहुंची, उसकी सोच में, करने में अधूरापन रह गया। हमारे यहां ये कहा कि भाई सुख एक तो बाहर नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, भोग्य पदार्थों में नहीं, सुख आपके अंदर है। सुख दुख की अनुभूति आपके चित्त वृत्ति पर अवलंबित होती है, पदार्थों पर अवलंबित नहीं होती। थोड़े में भी आदमी सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, और लाखों की, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति होने के बाद भी आदमी सुखी नहीं रहता। ये हम सुनते तो आए ही हैं तत्वों के रूप में। परसों मुझे एक बहुत बड़े करोड़पति मिलने के लिए आए थे, उन्होंने ये बताया उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव, और ये सत्य बात है। मन का संतोष उस पर सब निर्भर करता है, और एक आदमी अकेला सुखी नहीं होता। सब जब तक सुखी नहीं होते तब तक उसका सुख स्थिर नहीं रहता, वो दुखी बन सकता है। बिल्कुल अपने नित्य का अनुभव है कि हम भोजन करने बैठे और सामने कोई भूखा आके खड़ा हो जाए तो हम अपना भोजन प्रारंभ नहीं कर सकते, उसको कुछ दे के विदा करते, उसके बाद ही भोजन कर सकते हैं। नहीं देना है तो उसको हटाएंगे, उसी के बाद भोजन करेंगे। वो भी संभव नहीं है तो भी, और भोजन करना ही है, उसको देना नहीं है, ऐसे पत्थर हृदय हम है तो भी उसकी ओर पीठ करके ही हमको भोजन करना पड़ता है। मनुष्य है तो दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता, उसके सुख में उसके कारण कमी आ जाए, और इसलिए सुखी होना तभी संभव है जब सबके सुख का विचार करेंगे। सर्वे भी सुखिनः सन्तु, इसको कहते धर्म। इसलिए हमारी जो दृष्टि है इस समृद्धि के प्राप्ति की, सबका मूल वही है ना। तो चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम धर्मम, सबका सुख, सबकी धारणा, दुनिया में संतुलन रहे, दुनिया में सबको मिलता रहे, सबकी उन्नति हो, ये जो धर्म है वो सुख का मूल है। और धर्म से मूलम अर्थ किस लिए? हमारे यहां अर्थ और काम दोनों का रिकॉग्निशन है। जैसे आज भी कई गलतफहमी है कि हमारे देश की परंपरा में सब कुछ आध्यात्मिक है, मटेरियल कुछ भी नहीं, भौतिक कुछ भी नहीं। गलत बात है। हमारे तो उपनिषदों का आदेश है कि जो आत्मा से संबंधित नहीं, ऐसे जड़ सृष्टि का अध्ययन करो, उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या को प्राप्त करके आप मृत्यु को पार करो, मृत्यु पर विजय करो। कोरोना आएगा तो भी मरेंगे नहीं, विज्ञान के कारण संभव है। वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन जितने लोगों का हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। ये विजय हमको अविद्या के कारण मिलती है, उसका अध्ययन, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। लेकिन यह दुनिया समाप्त नहीं होती, ये जहां से आता है वो मूल है, उसको पकड़ो, उसके लिए विद्या है। वो अगर तुम पकड़ लोगे तो अमरत्व को प्राप्त करोगे।
शाश्वतता को प्राप्त करो। ये दोनों करने के लिए हमारे यहां बताया है, उपेक्षा नहीं है भौतिक जीवन। और इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थम। लेकिन हमारे यहां अर्थ काम अनियंत्रित नहीं है। जहां ये पूर्णता का ज्ञान नहीं, वहां लोग कहते हैं कि उसके बाद क्या, अर्थ काम मिल गए, भोगने को मिल गया, उसके साधन मिल गया, अब क्या, अब कुछ नहीं, मरते दम तक ही करो, जितना ज्यादा कर सकते करो, उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। जीवन का प्रयोजन क्या है, कुछ प्रयोजन नहीं। हमारे पूर्वजों ने ये समझे ऐसा नहीं है। अनियंत्रित कामना का उपभोग, हमारे यहां उसका समर्थन नहीं, हमारे अर्थशास्त्र में न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाविवर्त, हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाविवर्त। भोग भोगने से भोगों की लालसा समाप्त नहीं होती, आग में घेरे डालने के जैसा ही और बढ़ता है। और इसलिए तृप्ति चाहिए, संतोष चाहिए, सदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो हमारे यहां कहा है अर्थस्य मूलम इंद्रिय निग्रह, संयम से चलो। इसलिए अर्थशास्त्र का हमारे आर्थिक दृष्टि का हम विचार करते हैं, हमारे आर्थिक दृष्टि का लक्ष्य क्या है, सबका सुख। उसके लिए ये हमने मान्य किया है कि अर्थ ही साधन है। भौतिक कामनाओं की तृप्ति और सबके सुख का परम लक्ष्य, इसको प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर के संतोष को प्राप्त करने के लिए बल चाहिए ही, और बल अर्थ से आता है। लोग प्रतिज्ञा में हमने कहा देश और देश बांधव, इसको चाणक्य कहते हैं जनपदवती भूमि, इसका राष्ट्र बनता है और उसके और अंग होते हैं, राज्य, बल, दुर्ग, अमात्य, सुहृद और कोश। राज्य, बल, अमात्य, सुहृद और दुर्ग, ये सारे कोश पर अवलंबित है। और इसलिए अर्थ साधन ये आवश्यक है। राजा को वार्ता, दंड, नीति, 3 प्रकार के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान चाहिए। इन तीनों को बोल के अर्थशास्त्र का अर्थ साधन है। लेकिन वो अर्थ प्राप्त कैसे होगा, तो उपभोगवाद से नहीं होगा, कंज्यूमरिज्म से नहीं होगा। आज वो प्रचलित है, अधिक डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। और प्रचंड भोगवादी ऐसा जीना, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे यहां उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। कितना कमाया ये स्टैंडर्ड नहीं है, कितना बांटा ये स्टैंडर्ड है। और इसलिए हमारे यहां कहा है कि हमारे अर्थशास्त्र का उद्देश्य सबका सुख, उसका अनुशासन है धर्म, अकेले का लाभ नहीं, सबके लाभ के लिए अकेले को दबाना ये भी नहीं, संतुलन है, मध्यम मार्ग है, धर्म है। धर्म के आधार पर अर्थ चलेगा, धर्म के अनुशासन में अर्थ चलेगा। तो पहला तत्व उसका है संयम, संयमित उपभोग। ये शिक्षा, ये संस्कार, ये रहेगा। संयमित उपभोग रहेगा तो सृष्टि के साधनों का शोषण कम होता है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था मनुष्य का विकास एक तरफ करेगी, दूसरी तरफ पर्यावरण का विनाश कभी नहीं करेगी। क्योंकि संयम है तो हम दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। और हम धर्म को मानते हैं, इसलिए हम अपने विकास में सबका विकास साधना चाहते हैं। इसलिए हमेशा हमारे अर्थशास्त्र में प्राप्ति के उपाय जैसे बताएंगे, वैसे गिविंग बैक जिसको आजकल कहते हैं, जितना लिया उससे अधिक वापस देना। जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततुल्यम्, इसका विचार है।
दान और भोग, भोग संयमित करो, अतिरिक्त बचता है दान करो, सृष्टि को वापस दो, सृष्टि का दोहन करो, शोषण मत करो। ये हमारी आर्थिक दृष्टि बन जाती है उसके बाद। और इसलिए हमारी आर्थिक दृष्टि एक अनोखी दृष्टि है। आज के दुनिया को उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही, विशेषकर कोरोना एपिडेमिक के कारण सारी दुनिया ने जो अनुभव किया, उसमें आज की दुनिया को आवश्यकता है। उत्पादन हम बहुत करेंगे, जो हमको चाहिए वस्तुएं, पदार्थ, उनका उत्पादन भरपूर रहेगा, प्रचुर रहेगा, पर्याप्त रहेगा। अमुक एक बात की कमी है ऐसा नहीं होने देगा। और इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि ऐसा जब होता है तो मूल्य वृद्धि के तरफ नहीं जाता, मूल्य घटते, सस्ताई आ जाए। हमारा अर्थशास्त्र ये सस्ताई का अर्थशास्त्र है, और सस्ताई होगी तो जीवन जीने के लिए जो व्यय होता है, उसकी जो कीमत होती है वो भी कम होती है। तो मैं स्पर्धा की बात पे लेंगे, वहां तो सर्वाइवल है, उसकी लड़ाई है, जो फिटेस्ट है, बाय हुक और क्रूक वो जिएगा, उसको अधिकार है। जो बली है वो सबको दबाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, स्पर्धा, ज्यादा से ज्यादा स्पर्धा है, लेकिन स्पर्धा किस बात की है, किसके पास ज्यादा है उसकी नहीं है, किसका माल उत्कृष्ट है इसकी स्पर्धा है। क्योंकि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तेरे पास केवल 500 रुपया है, ये स्पर्धा समाप्त हो जाती, तो एक ही बात बचती कि जो मेरे पास है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसलिए उत्पादन की उत्कृष्टता बढ़ाने पर, आज की भाषा में कहेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर हमारा जोर रहेगा। उसके आधार पर अपने उत्पादों को अधिकाधिक उत्तम करते जाना, और उत्पादन भरपूर रहेगा, लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्शन बाय मासेस रहेगा। हमारा उत्पादन विकेंद्रित हो जाएगा। हम चाहते हैं, हमारी दृष्टि के आधार पर जो विचार करते हैं, तो स्वरोजगार को सबल किया जाए, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सबल किया जाए, सहकार क्षेत्र को सबल किया जाए, कुटीर उद्योगों को बड़ा बनाया जाए। सारे उत्पादन के साधन अपने हाथ में केंद्रित करते हुए दुनिया भर से मुनाफा लूटने का अर्थशास्त्र हमारा नहीं है। बड़े उद्योग हमारे भी रहेंगे, एक्सपोर्ट हम भी करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापारिक संबंधों को हम भी आवश्यक मानते हैं, लेन देन हम भी समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होगा वो गांव-गांव में होगा। आज की प्रचलित अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां हैं, कहीं कहीं है, अपने देश में भी, दुनिया भर में है। खेती की जमीन उसमें चली जाती है, अन्न उत्पादन कम होता है, लोहे का उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, उसमें से धुआं निकलता है, कई प्रकार के पदार्थ निकलते, पोल्यूशन बढ़ता है, लोगों को अपना गांव छोड़ के वहां जाना पड़ता है, किसी का नियंत्रण नहीं रहता, तो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती, कई ऐसे उदाहरण हम जानते हैं। लेकिन विकास के लिए अपरिहार्य है, इसलिए चुपचाप चल रहा है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो फौलत बनता था, जिस क्वालिटी का फौलत बनाना आज भी कठिन है, वो 32 लोगों की भट्टी रहती थी, 32 लोग उस पर काम करते थे, भट्टी उठाकर जिसके घर में लोहा आवश्यक है उसके आंगन में लोहा बना के देते है। इसका मॉडल उपलब्ध है, उसके आधार पर लोहा आजकल बनता है। नागपुर में हमारे IIT में उन्होंने बना के दिखाया, और 23 में से 17 पैरामीटर केवल उसी में संभव है, आज के विज्ञान में भी वो संभव नहीं है, ऐसा उनका निष्कर्ष है। फौलाद हम भी बनाते थे, अच्छा फौलाद बनाते थे, आज भी लोहे के स्तंभ गड़े हैं,
जगह जगह, जो जल नहीं खाए हजारों वर्षों से। अपने देश में 3-4 जगह है। वो फ्लोर हमारे यहाँ बना है, हमारे लोगों ने बनाया। कैसा बनाया? प्रोडक्शन बाय मासेस, मास प्रोडक्शन। इसलिए जितने ज्यादा लोग उत्पादक होंगे उतने ज्यादा लोग स्वनिर्भर होंगे, स्वतंत्र होंगे। देश की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता, दुनिया में स्वतंत्रता और व्यक्ति की भी स्वतंत्रता। व्यक्तिवादी हम नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दबाने वाले भी नहीं। व्यक्ति निर्भर नहीं है अपने उत्पादन के लिए, ऐसा बनता है। इसलिए विकेंद्रित उत्पादन, विकेंद्रित उत्पादन होगा, प्रचुरता में होगा, कीमतें कम रहेगी, लेकिन जो मूल्य मिलेगा वो लाभकारी मूल्य ही होगा। किसी भी सबब पर जो पदार्थ लगते हैं बनाने के लिए किसी चीज को, जो प्रक्रिया लगती है, श्रम लगता है, इन सबके मूल्य पर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये गृहस्थों के 6 कर्तव्य पूरा कर सके, कम से कम इतना। अधिक कभी कभी इच्छा होती है कुछ अच्छा देखने की, सुनने की, खाने की, तो उसको भी पूरा कर सके। पर वो त्योहार है, उसमें कुछ करना पड़ता है खर्चा। ऐसा मूल्य रहेगा हर चीज का, उत्पादन के खर्चे पर आधारित लाभकारी मूल्य। यह हमारी दृष्टि। और ऐसे जब चलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन इसमें से जो संपत्ति उत्पन्न होती है उसका वितरण न्यायपूर्ण रहेगा। न्यायपूर्ण यानी क्या? तो कोई भी उत्पादन बनता है तो वो करने वाले घटक कौन से होते हैं? एक पूंजी लगाने वाले होते हैं, दूसरे अपना श्रम लगाने वाले होते हैं, उसमें जो सर्विसेज चाहिए, सेवा देने वाले लोग होते हैं, ग्राहक होता है सर, उसकी मांग है इसलिए उत्पादन होता है। वो मांगेगा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। और प्राकृतिक संसाधन या ऐसे कुछ पदार्थ जो मनुष्य भी बनाता है, ऐसे बातों का उपयोग होता है, तो वो जिनके पास है वो भी लोग। और इसके साथ इन सबको सुरक्षित रखने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य होता है। इन सब घटकों के योगदान का उचित प्रतिफल उनको मिलना चाहिए। पूंजी के मुनाफे के लिए श्रम को दबाना नहीं, श्रम के खुशहाली के लिए पूंजी को कम लिखना नहीं। एक संतुलन साथ के चलना, ये सारे घटक है, इन सबको मिलना चाहिए। और इसमें राज्य की भूमिका रहेगी, लेकिन राज्य स्वयं व्यापारी नहीं बनेगा। राज्य रेगुलेटर का काम करेगा। राज्य उद्योगों को पूछेगा कि भाई देश की दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है, ये कौन बनाएगा, इसको बनाइए, डायरेक्शन देगा, आवाहन करेगा, ये चाहिए। राज्य उद्योगों को कठिन समय में आधार देगा। राज्य तरह तरह का उत्पादन करने के लिए उद्यमिता का प्रोत्साहक बनेगा, उसको प्रोत्साहन देने वाले अनेक योजनाएं उपक्रम चलाएगा। और राज्य इन सबका संरक्षण करेगा, ये राज्य की भूमिका रहेगी। सब कुछ नेशनलाइज ऐसा हम नहीं मानते, और नेशन का कोई संबंध नहीं ऐसा भी हम नहीं मानते, क्योंकि इन सबके सहयोग से सब होता है। किसी एक तरफ ना झुकते हुए सबका उचित प्रतिफल सबको मिले, ऐसा न्याय्य वितरण मुनाफे का होगा। अर्थ परिवार, परिवार भावना से चले और जनता में इस सारे संपत्ति के उत्पादन के बाद
भोग संयमित रहेंगे, दान को प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी शिक्षा रहेगी, ऐसा वातावरण रहेगा, ऐसा घर में भी संस्कार रहेगा, घर में भी वातावरण रहेगा। अब ऐसा एक समय में तो बहुत आसान था, सरल था, उस समय तकनीकी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। हम कितना भी कहे उत्पादन विकेंद्रित, बड़े बड़े कारपोरेट्स तो उत्पादन केंद्रित करके और माल को डंप करेंगे, जिसके कारण स्वदेशी की खपत नहीं होगी, विदेशी की होगी, और उनके हाथ में अर्थतंत्र जाएगा। कभी भी माल को बंद करेंगे, भाव बढ़ाने के बाद ही खुलेंगे। तो फिर तकनीकी तो हमारे पास भी चाहिए, हमारा भी कुछ मास प्रोडक्शन चाहिए, चाहे नहीं चाहे करना ही पड़ेगा। जमाना बदला है, रूप बदलेगा, परंतु हमारे सारे छोटे उद्योग, हमारे सारे कुटीर उद्योग, हमारे छोटे छोटे स्वरोजगार कमाने वाले, ये सब मिलके बड़े उद्योगों की सहायता करें, उसके आधार पर बड़े उद्योग चले, देश के लिए चले। और इन बड़े उद्योगों में तकनीकी तो आएगी, तो हम तकनीकी लेंगे, जैसी चाहे हमको वैसी लेंगे, हमारी शर्तों पर लेंगे, और हमारे यहां उसको अनुकूल बना के लेंगे। तो हम तकनीकी के विरोध नहीं, हमारी दृष्टि कभी ऐसी नहीं रहेगी। हमारे यहां भी यंत्र रहे, दूर दूर खबरों का अध्ययन करना हमने भी सीखा पहले। टेक्नोलॉजी में फर्क हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को नकारा नहीं है हमने टेक्नोलॉजी को हमारे हिसाब से अडॉप्ट किया है। टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ आदतें भी लाती है, वो आदतें न बिगड़े हमारे समाज की, इसलिए हमको क्या करना है, हम क्या करें, अपनी शर्तों पर, अपने एडाप्टेशन के साथ टेक्नोलॉजी का स्वीकार हम करेंगे, और हमारी सारी व्यवस्था मनुष्य केंद्रित रहेगी, धन केंद्रित नहीं रहेगी, मुनाफा केंद्रित नहीं रहेगी, तकनीकी केंद्रित नहीं रहेगी। सारी दुनिया आजकल ऐसा सोच रही, पहले ऐसा सोचती थी। लव मीन्स मैनेजमेंट, मनुष्यों का उपयोग कर लो तो साधन बढ़ा। आजकल उन सारे शास्त्रों में दूसरा पढ़ाना शुरू हो गया है, लव मैन मैनेज मीन्स। साधन आज नहीं कल फिर से ला सकते, मनुष्य अगर खो गया तो फिर से नहीं मिलेगा, इसलिए मनुष्य को हमारी दृष्टि मनुष्य केंद्रित है, धर्म के आधार पर चलती है, सबके उन्नति के लिए चलती है, और वह स्वनिर्भर है। आत्मनिर्भर कहा जाता है, मैं स्वनिर्भर है। हमारा इतना बड़ा समाज है, दुनिया में आर्थिक दृष्टि से इतने उत्पाद हुए पिछले 30 सालों में, हमारा देश सबसे कम अप्रभावित रहा। कारण क्या है, आज भी हमारे यहाँ समाज की इकाई कुटुंब है, वो सामाजिक इकाई है, वैसे अपने देश में वो आर्थिक इकाई भी है। हमारे यहाँ मनुष्य इकाई नहीं है, व्यक्ति इकाई नहीं है, एक मनुष्य एक व्यक्ति इकाई नहीं है, कुटुंब इकाई है। मनुष्य का कुटुंब के संदर्भ में विचार होता है। पुरानी आदतों में नाम बताओ कहने के बाद अपना नाम, पिताजी का नाम और कुल नाम तीनों बताने पड़ते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है ना, उसके ये सारे परिवेश है, उसका कुटुंब, उसका कुल, वो हमारी आर्थिक इकाई है, वो आज भी चल रही है। और दूसरी बात है कि हम बचत करते हैं, इसके कारण हम पर परिणाम नहीं हुए, तो वह कुटुंब एक इकोनॉमिक यूनिट फिर से बने, स्वचालित, स्वनिर्भर, स्वावलंबी। ऐसी अगर व्यवस्था रहे तो फिर रोजगार की समस्या नहीं होगी, सबको काम मिलेगा, अपने अपने स्थान पर काम मिलेगा, अपने मेहनत से कुशलता अर्जित करके मैं अपना जीवन चला सकता हूं, ये अवसर, ये आत्मविश्वास सबके पास रहेगा। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार बढ़ाने वाली होगी, कम करने वाली नहीं होगी। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होने के नाते
बहुत बड़ी ऊर्जा खाने वाली योजनाएं हमारे यहाँ नहीं होंगी। वो पर्यावरण को भी खराब करती है, प्रकृति के उत्पाद भी उसके कारण हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।